Good morning. Today's we start chapter 3 current electricity. In previous two chapters we have studied about charge, Coulomb force, electric field, potential, capacitance, capacitors and device like Van de Graaff generator. But in first chapter we have studied about electric charge. ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी पार्टिकल, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट या बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है एक फोर्स, जिसे हम कहते थे कूलम फोर्स. बट हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करते थे वो कैसा होता था, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अभी तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जितना भी पढ़ा, हमने सारी जो प्रॉपर्टीज या फिनोमेनास पढ़े वो बेसिस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. टुडे इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज विल मूव. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, मूव, तो कैसे फिनोमेनास अकर करेंगे ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे या पढ़ेंगे. व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज विल मूव, तो यह सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. उसको स्टार्ट करने से पहले हम फ्यू टर्म्स के बारे में सीख लेंगे. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी. मालूम है एनर्जी स्टोर्ड बाय कंप्रेसिंग चार्जेस. हम सीख चुके हैं कैपेसिटर में हम एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे स्टोर करते थे, उसमें चार्ज क्या करते थे, कंप्रेस करते थे. जितने ज़्यादा चार्जेस कंप्रेस किए जाते थे उसमें एनर्जी क्या स्टोर होती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. और ये किया किसके द्वारा जाता है, दिस ऑल डन बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉल्ड कन्वीनियंस, फॉर एग्जाम्पल बैटरी. As we know, electric energy is produced somewhere. Electric energy कहीं और प्रोड्यूस की जाती है and we need it here. Like here means अपने घरों में चाहिए हमें, स्कूल्स में चाहिए, ऑफिस में चाहिए. तो प्रोड्यूस तो नहीं होती है स्कूल ऑफिस में, प्रोड्यूस कहीं और होती है समवेयर एंड यूज़ हम कहीं और करते हैं. तो मीन्स हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी करना पड़ेगी, ट्रांसफ़र करना पड़ेगी. तो ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. तो वी flow the electric energy as like water. जैसे पानी बहता है नदियों में, वैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बहाते हैं. तो उसके लिए कोई मीडियम होगा. पानी के बहने का मीडियम क्या है, रिवर है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहना कोई ना कोई क्या बनेगा, एक मीडियम बनेगा. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सभी को पता है कि पानी की होती है, एक धार होती है. तो पानी की धार को हम क्या कहते हैं, करंट. इंग्लिश में हम पानी की धार को कहते हैं करंट, जिसे हम बोलते हैं वाटर करंट. पानी की धार. तो व्हेन चार्ज फ्लो, जब क्या फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. तो हम इसे लिख लेंगे, व्हेन चार्ज फ्लो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्ज फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक मीडियम है. इलेक्ट्रिक करंट इज अ
मीडियम, किसके लिए? टू टेक इलेक्ट्रिक एनर्जी, टेक इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि चार्जेस फ्लो ही कहाँ करते हैं? हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एज लाइक वाटर भी कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फ्लो का वे ये रहता है। हीट भी ऐसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कैसे फ्लो करेंगे? जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? हाई, और एक जगह पोटेंशियल क्या होगा? लो। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं। नो हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों चाहिए? तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत क्या है ये देखेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, it is a flow of charged particle. इलेक्ट्रिक करंट it is a flow of charged particle. चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं या चार्ज कैरियर टू फॉर्म करंट या टू फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दिस इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, दे डू मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैपन होते हैं, एंड वी वांट टू स्टडी all those things. When this electric charge particle move, जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, they do many things, तो बहुत कुछ थिंग्स हैपन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो, and we want to study all those things, जो भी वो काम करते हैं, थिंग्स हैपन होती हैं, वो हम स्टडी आउट करना चाहते हैं। They move taking electric energy with it self, तो कौन अपने साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके चलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो अपने साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके चलते हैं। जो ये थिंग्स करते हैं बहुत सारी, उसे हम कह सकते हैं वर्क। तो ये जो वर्क करते हैं बहुत से होते हैं, प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट्स, प्रोड्यूसेस वेरियस इफेक्ट्स like light, heat, magnetic, etc. तो बिजली के कारण होने वाले सारे काम, ऑल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो बिजली के कारण हम बोलते हैं, जो बिजली से चलते हैं उपकरण जो चलते हैं हमारे, बिजली के कारण होने वाले सारे काम, ऑल बिकॉज ऑफ, सभी किसके कारण? ऑल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जैसे लाइट, बल्ब ग्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं? वो कौन करता है? लाइट कौन ग्लो करता है? वो इलेक्ट्रिक चार्जेस ग्लो करते हैं। हीट, हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह में हीट प्रोड्यूस होती है, वो कौन प्रोड्यूस करके जाता है? काम करके जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज करके जाते हैं, काम गर्म करके चले जाते हैं प्रेस को। वैसे ही बहुत से मैग्नेटिक इफेक्ट भी करते हैं। तो ये सभी क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्हें हम स्टडी आउट करेंगे। तो हम वेरियस इफेक्ट पढ़ने से पहले हम देखेंगे करंट फ्लो कैसे करता है। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। जैसे माइंस वगैरह में होता है, तो वहाँ क्या लगी होती है? कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जो खान होती है, वहाँ पे कुछ खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है, पार्टिकल्स निकाले जा रहे हैं, वो उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरते हैं। कि एक कन्वेयर बेल्ट है, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये यहाँ पे हमने लगाया है लोड। तो कन्वेयर बेल्ट इसके ऊपर गिरती है, मूव करती है, तो जो भी पार्टिकल्स यहाँ गिरेंगे, वो जब ये कन्वेयर बेल्ट चलेगी, मोटर के कारण चलेगी, कि कन्वेयर बेल्ट जो है इन जो पार्टिकल्स को कहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी, और यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं किसी व्हीकल में। तो ऐसे फ्लो करते रहेंगे। कन्वेयर बेल्ट तो चली जाएगी पार्टिकल को छोड़ के, फिर यहाँ जाएगी, फिर नेक्स्ट पार्टिकल उसके ऊपर आएगा, वो आगे लेके जाएगी, यहाँ छोड़ देगी। तो एज लाइक अगर ये कन्वेयर बेल्ट कहीं से टूट जाए, यहाँ से क्या ये
ब्रेक, तो क्या ये काम करेगी? तब नहीं, तब ये कन्वेयर बेल्ट काम नहीं करेगी। वैसे ही अदर एग्जांपल्स सभी ने देखा होगा, एक्सेलेरेटर इन मॉल्स, जो एक्सेलेरेटर होते हैं मॉल्स में, जो सीढ़ियाँ होती हैं, और हम एक नीचे वाली सीढ़ी में पाँव रखते हैं और अपर फ्लोर में हम पहुंच जाते हैं। तो खड़े तो यहाँ पे हैं, बट वो एक्सेलेरेटर तो नहीं आगे चला गया। हम ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, फिर अपर पार्ट में, अपर फ्लोर में हम मूव कर जाते हैं। समझ गए? एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं। वैसे चेन इन साइकिल, तो जो चेन इन साइकिल है, साइकिल के अंदर जो चेन लगी होती है, हम पैडल मारते हैं और चेन घूमती है तो पिछला टायर घूमता है और साइकिल आगे बढ़ती है। अगर वो चेन ब्रेक हो जाए तो साइकिल नहीं चलेगी। तो इससे हम सीखते हैं कि कंटिन्यूस सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कंटिन्यूस सिस्टम मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल लाइक दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सेंडिंग। तो इस मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूटी। तो एज लाइक हम समझ सकते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस सिस्टम लाइक कंडक्टिंग मीडियम। क्या चाहिए हमें? कंडक्टिंग मटेरियल। तो लाइक दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सेंडिंग टू मी फ्रॉम पावर हाउस। तो वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ सेंड होते हैं? हमारे घरों तक। अस फ्रॉम पावर हाउस दैट इज 5000 किलोमीटर फार अवे या 1000 किलोमीटर फार अवे। कंटेन्स, क्या कंटेन करती हैं? 2 वायर्स, जिसमें क्या होती हैं? 2 वायर्स जो इलेक्ट्रॉन को लाती है और वापस ले जाती है, जिसमें एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स हमारे घर तक आते हैं और दूसरी वायर से इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं। 2 वायर्स होती हैं, तभी हम पढ़ते हैं। एक न्यूट्रल वायर होती है और एक लाइव वायर होती है। तो एक जो पावर हाउस है यहाँ पे कोई, यहाँ से ये चार्जेस इसमें आएंगे, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड होगा, जैसे लाइक बल्ब है, बल्ब लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे करके ज्वाइन करेंगे हम, तो ये बल्ब इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे आएंगे, अपना काम करेंगे और यहीं से फ्लो होकर वापस चले जाएंगे। तो लाइक द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सेंडिंग टू अस फ्रॉम पावर हाउस कंटेन्स 2 वायर, जो इलेक्ट्रॉन को लाती है और वापस लेके जाती है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? कंटिन्यूस पाथ चाहिए। एज लाइक दिस, अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये बेल्ट काम नहीं करेगी। अगर यहाँ वायर्स भी ब्रेक हो जाए, कहीं पे एक वायर कोई, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो हमने करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस पाथ चाहिए। फर्स्ट हमें क्या पता लगा? कंटिन्यूस पाथ चाहिए। नेक्स्ट एक हमें क्या चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूसर। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर थी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था इसको, बेल्ट को घुमाने के लिए, तो हमें भी चाहिए जो क्या करें? एनर्जी प्रोड्यूसर यहाँ पे चाहिए, मीन जो चार्ज को प्रोड्यूस करें। और एक क्या चाहिए? कंटिन्यूस पाथ। और कुछ हमें सर्किट के क्या चाहिए? कंपोनेंट, जहाँ पे काम हो, जैसे लोड। तो ये सभी मिलके क्या बनते हैं? एक सर्किट बनाते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो हम लिख लेंगे कि हमें चाहिए एनर्जी प्रोड्यूसर, वन कंटिन्यूस पाथ, एंड थर्ड, इनके मिलके क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नंबर थर्ड, सर्किट कंपोनेंट। जैसे लोड एंड स्विच। टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नीड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए। टू फ्लो ऑफ चार्ज वी नीड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर सर्किट ब्रेक हो तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट हो। क्या सर्किट हो? ओपन सर्किट मीन्स ब्रेकेबल। चार्ज नॉट फ्लो।
उसमें चार्ज फ्लो नहीं करते हैं। अगर सर्किट कैसा हो, क्लोज्ड सर्किट मीन्स कंटिन्यूस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सर्किट, चार्ज फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, टू फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास जो सर्किट चाहिए वो कैसे चाहिए, क्लोज सर्किट। और नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अब स्ट्रेंथ ऑफ करंट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट ओब्लिक इंटेंसिटी ऑफ करंट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होता क्या है? तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है किसी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना चार्ज किसी एक गेट से 1 सेकंड में पास कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। एंड इज रिटन एज I is equal to Q upon T, और I is equal to dQ upon dt। ये हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, इन कैलकुलस हम लिख सकते हैं। एंड इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, इन कैलकुलस we call it as rate of flow of charge। Now what is unit of electric current? Next is unit of electric करंट। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट है एम्पियर। इज एम्पियर ऑन द ऑनर ऑफ एम्पियर साइंटिस्ट, ऑन द ऑनर ऑफ एम्पियर्स साइंटिस्ट। तो इन्होंने डिस्कवर किया था करंट को, तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इनके नाम के ऊपर ही रख दी यूनिट। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, करंट किसके है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट सभी को मालूम करते हैं कूलम, और टाइम ले रहे हैं हम 1 सेकेंड। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 एम्पियर, या व्हाट इज यूनिट करंट, और डिफाइन 1 एम्पियर। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया सकता है, इफ़ इन अ सर्किट, किस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या होगी तब, 1 एम्पियर। तो हम इसे रीराइट कर लेंगे, तो हमने रीराइट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है। वैसे करंट क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो, इट इज अ कंटिन्यूस फ्लो। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं अब एक बार। डायमेंशनल formula, since as you already know current is a fundamental quantity, so it does not depend upon other physical quantities, thus its dimension formula comes out to be m0 l0 t0। तो मास 0, यहाँ पे लेंथ और टाइम सभी 0 होंगे, सिर्फ करंट आ रहा है
करंट के लिए फंडामेंटल इसके लिए सिंपल हम यूज़ करते हैं इसकी एसआई यूनिट को यूज़ करते हैं, तो एम्पियर की पावर क्या आएगी 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ अब बात आती है कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, ये वेक्टर क्यों नहीं है, बट इसकी डायरेक्शन होती है। बट जो डायरेक्शन है इसकी कन्वेंशनली है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज फ्रॉम, अगर हमारे पास सिंपल बेसिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई सर्किट है, कंडक्टर है, या कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, और कन्वेंशनल इंटरेक्शन हम कहते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट हम हमेशा लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन तो है इस क्वांटिटी के पास, बट फिर भी ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। क्यों, सपोज इस पॉइंट के ऊपर करंट आ रहा है 5 एम्पियर इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे नेट करंट कितना होगा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता करंट, तो इस तरफ को हम इस वेक्टर को हम पॉजिटिव मानते और इसको नेगेटिव, तो यहाँ क्या बचता 2 एम्पियर। बट अगर यहाँ से बाहर जाता है करंट, तो मीन्स यहाँ से हम मेज़र करते हैं, यहाँ पे निकलता वो, तो हमें क्या मेज़र होता 2 एम्पियर। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली जब हम यहाँ पे अमीटर लगाते हैं, 3 एम्पियर मेज़र किया है, यहाँ पे 5 एम्पियर, और यहाँ पे जब अमीटर लगा के देखते हैं तो 2 एम्पियर नहीं निकल के आता है हमारे पास करंट निकल के आता है मेज़र करके 8 एम्पियर। तो मीन्स जो करंट है वो क्या फ्लो वे कर रहा है, इट हैज़ अ डायरेक्शन, स्टिल वी कॉल इट स्केलर बिकॉज इट फॉलो एडिशन लॉ ऑफ स्केलर एंड नॉट वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर। सो मैं रिटाइट कर लेंगे, इट हैज़ अ डायरेक्शन स्टिल वी कॉल इट स्केलर बिकॉज इट फॉलो एडिशन लॉ ऑफ स्केलर नॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ any physical quantity has direction but still call it as a scalar। तो क्वेश्चन राइज कर सकता है कि any physical quantity तो क्वेश्चन राइज कर सकता है कोई कि any physical quantity, कोई physical quantity का नाम बताओ has a direction, जिसकी डायरेक्शन है, but still call it as a scalar, फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं, स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक करंट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी। मान लेते हैं किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर से यहाँ पे चार्जेस जा रहे हैं, एंटर करते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में जितने चार्जेस एंटर करेंगे वो जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है वो बनती है इलेक्ट्रिक करंट। बट हम न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, करंट डेंसिटी। तो हम लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन से, अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लें, तो यहाँ से जो चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स या चार्जेस बोलें या बोले हम करंट, क्या बोलते हैं, करंट, जो एक यूनिट एरिया से कितने चार्ज जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो मीन्स करंट पर यूनिट एरिया, वी कॉल इट करंट डेंसिटी। जैसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो इसे हम लिखते हैं J वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन A। वाई,
वी यूज जे वेक्टर, जे एज करंट डेंसिटी एज अ रिप्रेजेंटेशन करंट डेंसिटी की जे वेक्टर। जे को हमने वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला है, क्योंकि एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एरिया का वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये कोई सरफेस है हमारे पास तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस कमिंग आउट अपवर्ड, जैसे हम क्या बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो यहाँ से करंट जा रहा है। अगर हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रोटेट करते हैं और ऐसे टिल्ट करते हैं तो अब इससे कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले कितने एरिया से क्रॉस कर रहे हैं चार्ज, इतने एरिया को क्रॉस कर रहे थे ए को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के ऊपर। तो ये जो कंपोनेंट किसी एंगल थीटा से हमने क्या किया, टिल्ट, तो इसका जो है एंगल थीटा, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कोस थीटा। ठीक है, तो तब जो है ए कोस थीटा एरिया से कितने चार्जेस पास करेंगे, उतनी हमारी क्या है कि करंट डेंसिटी। तो सिंस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, J इज इक्वल टू आई ओवर ए और I इज इक्वल टू जे इंटू ए। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से अगर करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, मीन्स एक यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, एक। तो नेट करंट कितना बनेगा, टोटल करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो टोटल करंट बन जाएगा। तो मीन्स टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अगर हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किसी एंगल थीटा से कर देते हैं टिल्ड, इस एंगल थीटा से हमने क्या कर दिया, इसको टिल्ड कर दिया, तो टिल्ड होके यहाँ तक पहुँचा ये, ऐसे कि हमने टिल्ड कर दिया। तो अब कितना करंट क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शन से, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट कितना पास करेगा, वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया वेक्टर का इधर बन जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इसका नॉर्मल लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट आएगा इसके एरिया का, ए कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। तो मीन्स जितना इस कंपोनेंट एरिया से करंट पास कर रहा होगा, तो करंट डेंसिटी को इतने एरिया के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो उतना हमारे पास क्या आ जाएगा करंट। तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, मीन्स आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, और डॉट प्रोडक्ट का हमेशा रिजल्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव स्केलर। नाउ यू कैन आल्सो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो यूनिट क्या बनेगी करंट डेंसिटी की, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ इफ जे इज इक्वल टू 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3, इफ जे इज इक्वल टू 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3, टोटल करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर। इफ जे इज इक्वल टू 2 एंड एरिया इज इक्वल टू 20, करंट क्या बनेगा वहाँ से 40 एम्पियर। तो इससे पास हमारे पास का रिजल्ट आ रहा है, करंट इंक्रीजेज एज एरिया इंक्रीजेज एट कांस्टेंट करंट डेंसिटी। अगर हमारे पास करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एरिया को बढ़ाने से हमारे पास करंट का फ्लो भी कर जाता है, बढ़ जाता है। तो जो हम लिख लेंगे करंट इंक्रीजेज, current increases as area increases at constant current density. Now how करंट, तो करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, किसके बढ़ने से, एरिया के बढ़ने से। तो हमारे पास एक चीज़ हम बोल सकते हैं, जैसे इस फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू जे डॉट ए इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ये हमारे पास जे कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या जे ए कॉस थीटा जनरली।
तो इससे हमारे पास आ रहा है आई डिपेंड ऑन, आई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आई डिपेंड अपॉन हाउ दैट एरिया, ये जो एरिया है, एरिया इज विद, कैसे है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे था, नॉर्मली था टू द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट क्या आया मैक्सिमम, अभी थोड़ा सा किसी एंगल थीटा से क्या हो गया टिल्ट, तो करंट की क्या कर गया उससे कम हो गया, तो एरिया के बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो करंट क्या करेगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। तो फर्स्ट उसमें आता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट बोल सकते हैं, और स्टेडी करंट। इज दैट करंट इज कॉल्ड डीसी whose magnitude as well as direction remains same at all time, मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हर एक टाइम के ऊपर, हर एक टाइम पीरियड ऊपर कह रहे हैं सेम। अगर ये 2 एम्पियर मान लिया हम यहाँ पे, तो 1 सेकंड के बाद 2 एम्पियर ही दिखे हमें रीडिंग मीटर में, 2 सेकंड के बाद ही 2 एम्पियर ही देखें, ऐसे मीन्स हर एक जिस मर्जी एनी टाइम पे चले जाएँ तो उसकी हमें करंट की वैल्यू क्या मिले, हमेशा 2 एम्पियर ही मिले, मीन्स कांस्टेंट, और एक ही डायरेक्शन में मिले, चेंज ना करें, तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे डीसी करंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल करंट whose values and direction is different at any time, उसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल करंट। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस करंट, करंट फॉर शॉर्ट टाइम, या डिस्चार्ज और चार्ज करंट, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कैपेसिटर के केस में जब कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए करंट होता है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग इन अल्टरनेट डायरेक्शन टू एंड फ्रो कॉल्ड अल्टरनेट करंट, मीन जो साइनोसोडियल वेव की तरफ फॉर्म करंट बनता है वो चलेगा, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, चार्ज किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टिकल का, एज लाइक मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। दिस द फ्लो ऑफ करंट वी नीड पार्टिकल, तो करंट फ्लो करे तो हमें क्या चाहिए पार्टिकल चाहिए, जो क्या करे टू मूव, कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। लाइक अगर NaCl का सोल्यूशन लिया वाटर में तो उसमें कैटाइंस और एनाइंस बनती हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस, तो ये जो कैटाइंस और एनाइंस है हम क्या बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज कैरियर्स आर द पार्टिकल्स, तो चार्ज कैरियर्स होते हैं पार्टिकल्स विच कैरी चार्ज, जो चार्ज कैरी करते हैं, एंड मूव ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज मीडियम टू फ्लो ऑफ करंट, तो जो मीडियम है एक हमें क्या चाहिए करंट को फ्लो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए मीडियम चाहिए, एज लाइक वाटर फ्लो करना है, ठीक है, तो उसके लिए मीडियम क्या है रिवर है, लैंड है एक मीडियम जहाँ से वो फ्लो कर रहा है, या पाइप है जहाँ से किसी बड़े टैंक से पानी हमारे घर तक आ रहा है, तो मीडियम क्या है एक पाइप जिससे जो है वाटर फ्लो करके आ रहा है, तो वाटर करंट है तो क्वांटिटी हमारे पास पहुँच रही है, तो वैसे ही है, तो हमें क्या चाहिए मीडियम चाहिए टू फ्लो ऑफ करंट। तो हमारे पास वेरियस मीडियम्स होते हैं लाइक मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, तो उनमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो मेटल्स के केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होती हैं कैटाइंस और एनाइंस, गैसेस में सिंस गैसेस आर इंसुलेटर नो चार्ज कैरियर। However, at very low pressure, electron leave the atom and become charge carrier. स्पेशल कंडीशन होती है, वी डिक्रीज द गैस प्रेशर वगैरह, तो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स में भी नो चार्ज कैरियर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं गैसेज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिजिक्स में भी, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेटल के केस में जो चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में नो चार्ज कैरियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, तो हम सीखेंगे डेवलपिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अब कंडक्टर जो होता है मेटल्स का ही बनते जाता है, सॉलिड में जो लेते हैं वो किसके लेते हैं कंडक्टर हम मेटल्स के, तो उसमें हमें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं। मेटल किससे बनता है कंडक्टर, मिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो
एक इंडिविजुअल एटम का जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। बट जैसे एटम मीन्स हम सॉलिड बनाते हैं तो एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, पैक होते चलते हैं, क्लोज होते चलते हैं एक दूसरे के। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अभी तो एक एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थे, बट जैसे ही क्लोज आते चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी आने लग पड़ता है, और ये यहीं ऑर्बिट ना करने के बजाय ये पूरे ही जगह पे करने लग पड़ता है, इसके अराउंड भी करने लग पड़ता है, ऑर्बिट करने लग पड़ता है। तो सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन भी करने लग पड़ेगा इसके ऑर्बिट में अराउंड। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे करने लग पड़ते हैं, रिवॉल्व करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं बाद में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वही है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ घूम रहे हैं इंटरएटॉमिक स्पेसिस में। तो ये कब होता है, एट रूम टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। कहाँ पे होता है, एट रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के गेन कर लेते हैं एनर्जी से, हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। मूव आउट ऑफ ऑर्बिट एंड गो इनटू इंटरएटॉमिक स्पेस। ऑर्बिट से बाहर निकलाते हैं अपने, ये जो ऑर्बिट है इससे बाहर निकलाएंगे और इंटरएटॉमिक स्पेसिस में घूमने लगेंगे। इन कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो लगभग एटम्स होते हैं 10⁻29 होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज। इतने एटम्स हैं, अगर हर एक एटम का हम एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मान लें तब भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं हमारे पास फ्री, 10⁻29। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज। नाउ इलेक्ट्रॉन हैव थर्मल वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये थर्मल वेलोसिटी होती है। तो किसी के पास वेलोसिटी है मीन्स वो चीज़ क्या कर रही है, मूव। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है, पार्टिकल एक जो क्या कैरी करता है चार्ज, और वो क्या कर रहा है, मूव। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट टिक कर सकता है कि अगर हमने पीछे पढ़ा है करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो चार्ज पार्टिकल मूव करें तो वहाँ क्या बनता है, करंट बनता है। तो मीन्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में तो ये करंट बनाएंगे। बट मेटल केस में हम समझे, हमारे पास एक आयरन का पीस पड़ा है, ऐसे इंडिविजुअली रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिए, एक आयरन का स्लैब रख दूँ तो उसमें तो करंट होता नहीं है। माइंड में क्वेश्चन आता है, उसमें करंट तो है नहीं। बट हमने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, जब भी चार्जेस क्या करें, मूव करें तो वो क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, करंट। बट आगे देखते हैं इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है। दिस मोशन, ये जो मोशन है, डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मोशन जो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाती। कौन सी मोशन, थर्मल वेलोसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये कभी भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनती है, बट वी हैव मेड अ डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में दैट व्हेन एवर चार्ज मूव्स दे फॉर्म्स करंट। बट वट वी आर डूइंग, वी पुट क्रॉस सेक्शन, वी काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट बनेगा कब, जब किसी एक क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में पर सेकंड कितने चार्जेस पास करेंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ से कितने चार्जेस पास करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने पास करेंगे, तो क्या आएगा, करंट आएगा कुछ। बट इन केस ऑफ मेटल्स ड्यू टू थर्मल वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन मूव्स हेयर एंड देयर। नो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो हेयर एंड देयर मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई इस क्रॉस सेक्शन में कोई जो इसके इफेक्ट कर देगा, कैंसिल आउट। Here one go one side, another move other side, opposite direction because of their thermal velocity. In case of conductor, electron move in all direction. So velocity of n electrons, that is thermal velocity. तो n electrons की जो net velocity बनती है वो क्या बनती है, 0. Thermal velocity of electrons sum up to 0. It does not make any electric current. तो करंट के फॉर्मूला के I = Q/T। चार्ज कैरिंग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर हमने मान ली, एन इलेक्ट्रॉन्स है तो NE/T बनेगा। बट ड्यू टू थर्मल मोशन देयर इज नो करंट। सो हमारे को माइंड में क्वेश्चन है, हाउ करंट फॉर्म्स इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में करंट कैसे बनता है। दस विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर फॉर्म्स करंट, या कौन सी मोशन है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर जो करंट बनाती है, तो वो है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट सभी को मालूम है, ड्रिफ्ट क्या होता है, खिसकना। डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट एंड मोशन क्या है, खिसकना। ड्रिफ्ट होती है थोड़ा सा खिसकना, अपने पाथ से
अगर कोई ऐसे जा रहा है तो ड्रिफ्ट, जैसे कार है तो खिसक जाती है, ऐसे चलने पड़ती है तो ड्रिफ्ट लग गई, मीन्स ये चीज़ ऐसे जा रही थी खिसक गई, ऐसे चलने पड़ी, तो ये ड्रिफ्ट होता है, खिसक जाना। तो किस चीज़ को खिसकाने के लिए हमें क्या चाहिए? पुश। टू ड्रिफ्ट वी नीड पुश, बट फिजिकली तो हम लगा नहीं सकते पुश इसमें, तो पुश लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए, और वो कौन सी फोर्स है? कूलम फोर्स। फॉर द इलेक्ट्रॉन वी नीड फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, और दैट इज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम किसी भी कंडक्टिंग स्लैब के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, तो मीन्स एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रख दे और एक तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने यहाँ पे लगा दिए एक, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, तो यहाँ पे क्या वो इलेक्ट्रॉन तो पहले अपने थर्मल मोशन के कारण चल रहे हैं, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे? टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द, टू मीन्स पॉजिटिव की तरफ जाना, मीन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, तो इसके ऊपर फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, F फिजिकल टू, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स पड़ी है इजिकल टू क्यू ई। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? E माइनस ई, तो F ये फोर्स लगी, तो F फोर्स लग गई है, तो मीन्स उसमें फोर्स जब किसी चीज़ के ऊपर लगती है तो वो पार्टिकल क्या करता है? हमेशा एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट करेगा। इसकी U3 जो डायरेक्शन थी ये थी, तो एक्सेलेरेशन की इसने इस तरफ डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, तो मीन्स कुछ ना कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, तो उस एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का क्या बनेगा? कुछ ना कुछ रिजल्टेंट। तो मीन्स पहले यहाँ जा रहा था, तो अब रिजल्टेंट के कारण पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो मीन्स कुछ ना कुछ क्या हो गया? वो ड्रिफ्ट हो गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की। तो सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस सभी इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, और एज अ रिजल्ट सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक ही डायरेक्शन में कर जाएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। और हम जब क्रॉस सेक्शन सेटअप करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पास करेंगे उस क्रॉस सेक्शन से, तो उसके ऑपोजिट कोई हमें इलेक्ट्रॉन पास करता हुआ नहीं मिलेगा, तो वो क्या कंस्टिट्यूट कर देगा? तो मीन्स चार्जेस पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, तो वहाँ क्या बन जाएगा? एक करंट। तो करंट को बनाने के लिए जो मेन है वो थर्मल मोशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, वो है ड्रिफ्ट मोशन है। तो ड्रिफ्ट मोशन के कारण क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने यहाँ ड्रॉ किया। नाउ वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थ्योरी लिख लेते हैं सारी। बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स E इज इक्वल टू माइनस टी वी ओवर डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अक्रॉस इट एंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू फोर्स रूल दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, बट नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्स रूल दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलाएंगे ये। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इज F इज इक्वल टू माइनस ई, आल्सो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज सेम, दैट इज m। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू F अपॉन a m, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई E ओवर m। Thus every electron has some acceleration in direction of force. Due to this acceleration there is a velocity in the direction, तो velocity भी होगी same direction में of acceleration, that is drift velocity, जिसे हम क्या कहते हैं? drift velocity, और वो होती है 0.1 millimeter per second. Since drift velocity is very very less than thermal velocity, but drift velocity क्या है? is in one डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में है, तो मीन्स वहाँ क्या बनेगा? करंट बनेगा। नो वन इलेक्ट्रॉन गोन बैक थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस सेक्शन से बैक नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। सिंस करंट की फॉर्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। एज एन इज़ वेरी लार्ज, एन क्या हमारे पास लार्ज है, इसलिए करंट क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण तो करंट स्मॉल बनेगा, बट एन क्या है? लार्ज, तो करंट क्या बन जाएगा? ज़्यादा। ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन करंट स्मॉल बट नंबर इज लार्ज, दस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेक्स करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनाएगी? करंट बनाएगी। तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर,
तो जब हम किसी कंडक्टर के क्रॉस के अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने इस कंडक्टर के क्रॉस लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन हायर पोटेंशियल और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डायरेक्शन हायर पोटेंशियल मीन्स हायर पोटेंशियल की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल कीप मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी, पर थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स के डायरेक्शन में कर जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज ड्रिफ्टिंग एंड इट्स वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Thus, drift velocity is responsible for electric current. तो क्वेश्चन राइज करते हैं why drift velocity is responsible for electric current? Because this is not cancelled out as like thermal velocity. This drift velocity is very small to the order of 10 to the power -1 meter, but still it's effective. But still it is effective. फिर भी क्या effective है to make current because the number of charge carriers, free electron carrying in same direction is very large. इसलिए करंट बनता है I is equal to NE/T। इसलिए लोहे की एक रोड रखी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसमें ऐसे जनरली हम टच करें तो करंट नहीं लगेगा, बट जैसे हम इसके क्रॉस के लगा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सेल लगा देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें से थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या प्रेजेंट आ गई, एक एक्सेलेरेशन आ गई, जिसके कारण उनके पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है, उसने क्या बना दिया, उस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कर दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, नॉट थर्मल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर्स, सॉलिड कंडक्टर्स।